जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे अभी जो इसरो के वैज्ञानिक है तपन मिश्रा जी, इन्होंने क्या खुलासा किया है और आज़ादी के बाद अब तक हमारे जितने भी टॉप रैंक के जो जितने भी सीनियर साइंटिस्ट रहते हैं वो किसी न किसी हादसे में कैसे मर जाते हैं। तो जो हालिया घटना हुई है वो 6 जनवरी को तपन मिश्रा जी ने अपने फेसबुक पर अपना बताया, जानकारी दी कि इन्हें कई बार जानलेवा इन पर हमला किए गए थे। पहले ये समझिए कि ये इसरो के कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं है, बहुत बड़े वैज्ञानिक है। इसरो के जो रडार कमांडिंग सेंटर है उसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो हमारे इनसेट सीरीज के जो सैटेलाइट है उनमें हो गया इनका योगदान। इवन कि ये भारत के जो इसरो की एक संस्था है इसरो एप्लीकेशन सेंटर, उसके ये डायरेक्टर है, यानी एक तरह से पूरा मैनेजिंग इन्हीं के कंट्रोल में रहता है। तो ये इसरो के एक बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट है। इन्होंने कहा कि इनके ऊपर कई सारे दबाव बनाए गए। अमेरिकी कुछ प्रोफेसर जो भारतीय मूल के थे, अमेरिका में शिफ्ट थे, वो इनसे संपर्क किए थे 2017 में और ये उन्हें ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। बदले में इन्हें ऑफर दे रहे थे कि आप ज्वाइन कर लीजिए और आपके बेटे को भी हम लोग वहाँ पे कोई बढ़िया से कॉलेज में सेटल करा देंगे। इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और इन्होंने मातृभूमि भारत माँ की सेवा करने के लिए निर्णय किया। लेकिन इन्होंने बताया कि मई 2017 में इन्हें खाने में आर्सेनिक मिला दिया गया था। अब आर्सेनिक जो है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो रंगहीन गंधहीन होता है। ये आपको खाने में मिला दिया जाएगा तो ना उसका कलर चेंज करेगा, ना स्मेल आएगा, ना कोई टेस्ट आएगा, इसे कोई पता नहीं चलता है यहाँ पर। और ये क्या, इसकी सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा अगर आप में चली गई, हालांकि हम आपको जब रेलवे वाला बैच पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि आर्सेनिक से हमें क्या हो जाता है, व्हाइट फूट नामक रोग हो जाता है। कैडमियम से इटाई रोग होती है, किडनी खराब हो जाती है। मरकरी यानी पारा से हमें मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। ये नाइट्रेट से ब्लू बेली सिंड्रोम हो जाता है। आयरन से लीवर सिरोसिस, फिर कॉपर से विल्सन नामक रोग होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम आपको बैच में बताए थे। और उसका यहाँ पे समझिए, जैसे ये हम अगर छोटी मोटी कम मात्रा में गया तो ये चमड़े गिरने लगते हैं, शरीर में छेद होने लगता है, त्वचा गिरने लगती है, ये नाखून झड़ने लगते हैं। लेकिन अगर इसकी एक रिफाइंड मात्रा को थोड़ी सी ही दिया जाएगा, एकदम बढ़िया से अगर इसे प्रयोगशाला में बना के जहर के रूप में दिया जाएगा तो ये 1 से 2 घंटे में व्यक्ति की जान ले लेता है। ये शरीर में जाते जो ब्लड, हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो आरबीसी घूम रही है, रेड ब्लड कार्पस, ये आरबीसी, यही ऑक्सीजन ले जाने और ले आने का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी को बहुत जल्दी से नष्ट कर देता है, जिस वजह से ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और तुरंत दिल का दौरा पड़ जाता है और आसानी से व्यक्ति की मौत हो जाती है। और छिपाना भी बहुत सिंपल होता है कि दिल के दौरा पड़ने से व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। तो इन्होंने बताया कि इन पर आर्सेनिक दिया गया था, जिस वजह से इनके त्वचा झड़ने लगे थे, इनकी नाखून गिरने लगे थे, बहुत सारे न्यूरो मतलब ब्रेन से संबंधित समस्या आ गई थी। हालांकि इनका ये कहना है कि गृह मंत्रालय एवं सुरक्षा विभाग ने इनका काफ़ी ध्यान रखा, जिस वजह से ये बच सके, इनका टाइम पे ट्रीटमेंट किया जा सका। हालांकि इसके बाद भी इन्होंने कहा कि कई बार इन्हें और भी मारने के अटेम्प्ट किए गए, हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह कई तरह का प्रयास किया गया था इन्हें मारने के लिए। कि जब भी इन्हें मारने का प्रयास किया गया, एक नेचुरल प्रयास किया गया ताकि लोगों का शक न जा सके। जिस बंगले में ये रहते थे, इनके घर में जो लॉन था जहाँ ये टहलते थे, वहाँ केले के कुछ पौधे लगाए गए थे, वहाँ से अक्सर सांप निकल जाया करते थे, जिसको ये लोग मार देते थे। कोई इस सांप से नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाद में इनको जब पता चला कि ये सांप मतलब एक सुरंग से आ रहे हैं, वो सुरंग को जब बंद किया गया तो सांप निकलना बंद हो गए थे। इसका मतलब इनके घर तक बाहर से कोई सुरंग बनाई गई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन किसी ने नहीं किया कि ये सुरंग आ कहाँ से रही है। इस सांप को बचने के लिए यहाँ पर इन्होंने कार्बोलिक एसिड का छिड़काव भी किया था। आप लोग के यहाँ भी अगर सांप वगैरह निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है, या जो नाली वगैरह रहती है, घर के कभी कभी नालियाँ पीछे हो जाती हैं, जो मुख्य जमीन से हट जाती हैं, तो उधर से सांप बिच्छू के आने का खतरा रहता है। तो वहाँ आप भी कार्बोलिक एसिड का छिड़काव करेंगे तो वहाँ सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये बहुत खतरनाक होता है, इसके संपर्क में बच्चों को नहीं आने देना चाहिए। इस खुलासे के बाद हमारे भारतीय इंटेलिजेंस को भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है, आप अगर इससे 50 साल पहले भी देखते हैं तो आपको ऐसे कई सारे मामले मिलते हैं। होमी जहांगीर भाभा, भारत के पास जो आज परमाणु बिजली घर है, चाहे परमाणु बम है, तो हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। ये इतने महान वैज्ञानिक थे, लेकिन क्या कहिएगा, एक नियति को कुछ और ही मंजूर था। 4 जनवरी 1966 को इन्होंने एक अपना रिपोर्ट दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ऑफिस को। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि अगर आप हमें इजाज़त देंगे भारत के प्रधानमंत्री, तो महज 18 महीने में हम आपको परमाणु बम बना के दे सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है कि 1966 से अगर आप 4 साल पहले जाइएगा तो हम लोग को एक बहुत एक तरफा हार झेलना पड़ा था चाइना की लड़ाई में 1962 में। अगर हमारे पास उस समय परमाणु बम रहता तो हम लोग पटक दे सकते थे, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न देश से कोई ज़्यादा ऐंठता नहीं है। लेकिन देखिए, इस बात की खबर न प्रधानमंत्री कार्यालय से लीक कर दिया गया। किसी हरामी ने यहाँ से इस
खबर को लीक कर दिया गया। और ठीक 20 दिन बाद यानी 24 जनवरी 1966 को यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना, वहाँ पर एक समझौते, एक सम्मेलन में होमी जहांगीर भाभा जा रहे थे उनकी फ्लाइट से, और ये फ्लाइट अचानक माउंट ब्लांक एक पर्वत है अल्पस के पास, वहाँ इनका जहाज क्रैश कर गया। और देखिए कितना बड़े क्रैश हो गया, नॉर्मल क्रैश हो गया। वहाँ पर किसी ने उस पर एक इंक्वायरी भी नहीं बैठाई कि वो क्रैश था या क्या था। बाद में खुलासे में ये पता चला कि उसका जो लगेज पार्ट था उसमें एक छोटा सा जानबूझ के विस्फोट कराया गया था, ताकि उस विस्फोट, वो इतना तगड़ा विस्फोट ना हो सके कि पूरा जहाज ध्वस्त हो सके, बट वो कंपार्टमेंट फट जाए तो थोड़ा सा एरिया ब्लास्ट कर गया। अब जहाज में थोड़ा सा भी एरिया ब्लास्ट करेगा तो जहाज तो गिरेगा ही। अब थोड़ा सा एरिया ब्लास्ट करने की वजह से जहाज गिरेगा तो लगेगा हाँ डिसबैलेंस होकर गिरा था। तो जिन हाथों में इतनी शक्ति थी कि भारत को 18 महीने में परमाणु बम दे सकता था, उन हाथों का हाल क्या हो गया आप देख सकते हैं। हम क्या बताएं, प्रधानमंत्री कार्यालय से किसने ये लीक किया हम कैसे बताएं। जो हाथ हमें परमाणु बम दे सकती थी उनके चिथड़े उड़ गए, मांस उठा के लाया गया था, शरीर नहीं लाया गया था। दिल को तकलीफ तो यारो अपनों ही पहुंचाते, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे। हमारा पीएमओ ऑफिस से किसी कर्मचारी ने लीक किया और हमारे सबसे होनहार परमाणु वैज्ञानिक ने अपना जान गंवा दिया। और हमें परमाणु बम कब मिला? 1974 में जो स्माइलिंग बुद्धा नाम से पोखरण में परीक्षण किए वो सक्सेस नहीं हुआ था। ये कोड नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद हम लोग 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय 98 नाम के कोड नाम से हम लोग ने परीक्षण किया, तब जाके हम परमाणु संपन्न हो सके यहाँ पर। हालांकि अगर आप देखते, अभी आगे देखते चलिए, हमारे जो स्पेस एजेंसी थी, ये तो परमाणु ऊर्जा का किस तरह से हमने अपने होमी जहांगीर भाभा को खो दिया। हालांकि इन्हीं के नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। रेलवे में पूछा भी था बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के ट्राम्बे में के पास है ये यहाँ पे। अब इसरो के साइंटिस्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत बेहतरीन थे, विक्रम साराभाई, इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता। इनकी दूरदर्शी सोच से पूरी दुनिया थर्राती थी कि अगर यह व्यक्ति ज्यादा दिन जी गया तो भारत को उस ऊंचाई पर लेके चला जाएगा जहां देखने में हमारी आंखें चौधी आ जाएंगी। तो इनके पीछे भी साजिश रची जाने लगी। और अचानक एक दिन ये अपने रिजॉर्ट में टहल रहे थे तो इनकी लाश पाई गई 1971 में। अचानक कैसे मर गए किसी को पता ही नहीं, रहस्यमयी ढंग से इनकी मौत हो गई। तो एक और परमाणु ऊर्जा को झटका लग गया और एक और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी को झटका लगा। कहा जाता है कि ये सारे हमले के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की CIA का हाथ था। और ये हो भी सकता है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कब किससे दोस्ती होगी, कब किससे दुश्मनी होगी, कोई नहीं जानता। याद कीजिए 1971 में हम आपको पाकिस्तान पे वीडियो